हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू अशोका आईएएस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी का अगला अध्याय वायु। ठीक है, एयर 4th चैप्टर है ये। ठीक, अभी तक हमने 3 चैप्टर समाप्त कर लिए हैं, 3 अध्याय समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने उन 3 चैप्टरों को नहीं देखा है तो आप जा करके उनको देख लीजिए, तो ये अगला अध्याय आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी देखा है तो भी ये एक अलग तरह का चैप्टर, लेकिन कुछ चीज़ें पीछे की मैच करती हैं, तो आप एक सीरीज में देखेंगे तो उन चीज़ों को ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ छोड़ूंगा, बोल दूंगा आप पिछले अध्याय में देखिए, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप पिछले अध्यायों को देख करके फिर अगले अध्याय में आइए। ठीक, तो दोस्तों इसी तरह से हमारी ये बुनियाद सीरीज चलती रहेगी, अब ये रुकेगी नहीं। तो हम देखते हैं, देखिए इस तरह की एनसीईआरटी आपने शायद ही पढ़ी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस को लिंक करके ही यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। आपको रोज देखने को मिलेगा मेरी जितनी भी एनसीईआरटी मैंने अभी तक पढ़ाई है। सबसे अच्छी क्वालिटी इसकी है कि मैंने इनमें खूब सारे ढेर सारे प्रश्न लगाए हैं पीटी के। देखिए एनसीईआरटी के प्रश्न है, इन प्रश्नों को जरूर हल करिए। हालांकि मैं यहाँ करा ही देता हूँ, कभी कभी मैं भी कराता हूँ जो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप लोग कमेंट करते नहीं हो। ठीक है, तो ये इस तरह से देखिए कितने सारे सवाल हमने ऐड करा रखे हैं, इस पे बहुत सारे सवाल हमने ऐड कर रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए पीटी की तैयारी के लिए आपको प्रैक्टिस आदि तो यही हो जाएगी। फिर आप पीवाईक्यूज, देखिए टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, तो इसलिए हम जो है पीवाईक्यू को अपना आधार बनाएंगे और सिलेबस से लिंक करके पढ़ेंगे। सिलेबस और पीवाईक्यू हमारी तैयारी की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हम इनको छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए 2011 में यूपीएससी प्री में प्रश्न पूछे गए एनसीईआरटी से, सीधे प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, ये देखिए सीधे प्रश्न यहाँ से पूछे, 2012 में पूछा है। ठीक है, इसी तरह से आगे भी पूछे हैं, ऐसा नहीं है कि 2011-12 का हमने ले लिया पीछे का, लेकिन ये इस चैप्टर से डायरेक्ट नहीं लिंक कर रहा है तो हमने उसको अभी छोड़ दिया। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर, तो इन चीज़ों को समझने का आपको मौका मिलेगा, तब आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। जब ये पढ़ते जाओगे आगे इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो आप उन सवालों को सॉल्व करने की स्थिति में होगे। अभी मैं अगर दिखा दूंगा तो हो सकता है आप डिमोरलाइज हो जाओ, यार इतना कठिन पेपर। कठिन कुछ नहीं है, सब आपकी तैयारी पर निर्भर है, आप कितनी अच्छी तैयारी करते हो उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए मेंस का एक क्वेश्चन है, हमने मेंस के, अब देखिए एनसीईआरटी लोग हल तो करा देते हैं, अब आप एक तरीके से कूड़े की तरीके आपको पढ़ाते रहें। अब सबसे अच्छा तरीका हमारे पढ़ाने का जो तरीका है ये सबसे बेहतरीन, इसलिए मैं मानता हूँ इसको कि हमने इसको सिलेबस और पीवाईक्यू से खूब लिंक किया है। जब तक मैं सिलेबस को 5 बार दिन में, जबकि मुझे सिलेबस पता है, फिर भी मैं 5 बार देखता हूँ। पीवाईक्यू कम से कम 10 बार देखता हूँ कि यार कोई ऐसा प्रश्न हो जो डायरेक्ट इससे लिंक कर रहा हो। जब तक लिंक नहीं कर रहा होगा मैं उस टॉपिक को बार बार पढ़ता हूँ। अब एनसीईआरटी में कितनी बार अपनी तैयारी के दौरान पढ़ा, अब मैं फिर से पढ़ रहा हूँ तो बार बार 2-2, 3-3 बार एनसीईआरटी, कभी कभी लेट भी, देखिए 1 दिन के गैप में आ रहा है वीडियो। तो इसके कारण क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन डाल रहा हूँ फिर छोड़ रहा हूँ, डालने के लिए तो मैं डेली डाल सकता हूँ, लेकिन एनसीईआरटी को मैं जब तक अच्छे से पढ़ नहीं लेता हूँ तब तक मैं यहाँ पर नहीं आता हूँ। क्योंकि बहुत सारी कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको कैसे समझाने हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस इन्फॉर्मेशन को यूपीएससी पीवाईक्यू के रूप में, यूपीएससी एग्जाम के रूप में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। और ये देखिए 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे 2021, 22, 23, 24 सब में प्रश्न पूछे गए, लेकिन डायरेक्ट इस एनसीईआरटी से नहीं है, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ कि अभी इनको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय न देते हुए सीधे अपने अध्याय पर आते हैं और इन प्रश्नों को हल भी करेंगे आगे। तो ये क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब वायु से संबंधित ये चैप्टर है, हम इसको जो है पढ़ेंगे। भूगोल कक्षा 7 चैप्टर 4। अब देखिए वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल पृथ्वी को, वायुमंडल किसे कहते हैं, सबसे पहले वायुमंडल है क्या, तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ वायुमंडल। देखिए ये आपको ये वायुमंडल की परतें दिख रही हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्जोस्फेयर। अब हिंदी माध्यम, दरअसल हिंदी माध्यम के लिए ही ये चैनल है, तो आप देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। अब मैं इंग्लिश का यहाँ पर क्यों लगाया हूँ, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इंग्लिश का क्यों लगा दिया। तो इंग्लिश, देखिए मैं इंग्लिश को बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि आप हिंदी माध्यम को तो सिर्फ हिंदी में ही तैयारी करिए, लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हिंदी तो आपकी मातृभाषा है, आपने उस पर
10-12-15 साल आपने लगा के पढ़ाई करी, लेकिन आपको इंग्लिश भी जानना चाहिए। इंग्लिश आप जब तक नहीं जानोगे तब तक आप मेंस और प्री के क्वेश्चन हल करने की स्थिति में नहीं होगे, क्योंकि बहुत सारे शब्दावलियाँ ऐसी होती हैं जो इंग्लिश में ही समझ में आती हैं। और आप तो छोड़िए, जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं वो हिंदी माध्यम को भी प्रेफर करते हैं, हिंदी माध्यम को, हिंदी के भी शब्दावलियों को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझना वहाँ पर, अब 3 घंटे मेंस में आप जो है क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए तो बहुत सारे क्वेश्चनों को अनर्गल आंसर लिख के चले आओगे और उत्तर काट दिया जाएगा, 0 नंबर दे दिया जाएगा आपको, आप फेल होके चले आओगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी जब आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी के दौरान इन इंग्लिश के शब्दावलियों को क्यों नहीं जानो, इनको जानो ना कि ये क्या है। अब ऐसा क्या है जो जाना नहीं जा सकता, ऐसा क्या है इसमें कि जाना नहीं जा सकता, इनको अगर आप पढ़ोगे तो क्यों नहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वायुमंडल जो होता है हमारा, उनकी परतें हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, इसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं, यहाँ पर लिखा ही हुआ है ये। ठीक है, फिर दूसरा आपका स्ट्रेटोस्फेयर, इसको समताप मंडल बोलते हैं। तीसरा आपका मेजोस्फेयर, मध्यमंडल बोलते हैं। फिर आपका थर्मोस्फेयर, इसको आयन मंडल बोलते हैं। फिर एक्जोस्फेयर, इसको बहिर्मंडल बोलते हैं। अब देखिए ट्रोपोस्फेयर जो आपका क्षोभ मंडल है, सबसे महत्वपूर्ण परत यही है, ये आपकी ये जो परत है सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये मौसम की घटनाएं आपको यहीं देखने को, बादल कैसे बनते हैं, बारिश कहाँ होती है, तो ये सब सबसे महत्वपूर्ण परत यही है। ठीक है, अब देखिए ये एनसीईआरटी पर हम केवल एनसीईआरटी तक सीमित रहेंगे। ऐसे बहुत सारी सूचनाएं और इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ बताने से थोड़ा सा पीछे हटूंगा, क्योंकि ये आगे भी एनसीईआरटी, उनके लिए भी हमको ध्यान रखना है कि आगे जो एनसीईआरटी आएगी वहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को बताऊँगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब मैं यहाँ इसको पढ़ देता हूँ क्या है। वायुमंडल की जो परत होती है, वायुमंडल पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए गैसों का मिश्रण है। ठीक है, गैसें आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसें पाई जाती हैं। यह हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, आपको पता ही है, वायु, और कई तरह से जीवन को संभव बनाता है। वायुमंडल की कुछ खास बातें क्या हैं। वायुमंडल पृथ्वी की चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई पर फैला हुआ है, आपको पता ही है। 400 मीटर तक, तो 400 किलोमीटर तक के बाद तो रेडियो तरंगों के लिए सैटेलाइट जो लॉन्च की गई हैं, रेडियो वेव वगैरह, तो ये सब चीज़ें आपको पता ही होगी। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। देखिए इनके परसेंटेज को थोड़ा सा याद कर लेना, कभी कभी यूपीएससी इन आंकड़ों को भी रख करके हो सकता है प्रश्न बना दे। ठीक है, इतने परसेंट, या एक सीक्वेंस में, हालांकि ये आंकड़े बहुत कम यूज करती है, लेकिन फिर भी यूपीएससी का भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2023 के प्रश्नों को देख करके हम कभी नहीं सोचते थे कि जो यूपीएससी ऑप्शन बेस पे जो क्वेश्चन बनाएगा 2023 में सबसे ज़्यादा कठिन ऑप्शन रखे। सवाल बहुत सरल थे, लेकिन ऑप्शन इतने वैसे रखे, हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से यूपीएससी पूछ लेगी। तो हम बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें इतना एफर्ट लगा के पढ़ें कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो। हमारे पढ़ने का उद्देश्य यही है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, तो 78% क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, और बाकी हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, जेनॉन जैसी गैसें पाई जाती हैं। अब देखिए यूपीएससी सबसे सरल क्वेश्चन क्या रखेगा कि इनको जो है एक बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, एक और सीक्वेंस के रूप में आप रखिए। अब आप सीक्वेंस के रूप में रखो, तो आपने अगर इसको ठीक से पढ़ा है, परसेंटेज याद नहीं किए हैं, लेकिन आपने अब ये पढ़ा कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन। देखिए 3 चीज़ें तो यूपीएससी हटा देगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल आपको पता ही होगा, क्योंकि उसको पता होता है जहाँ से आप पढ़ रहे होते हो उसको सब पता होता है कि आप क्या सोच रहे होगे, वो यहाँ से उठा के रखेगा। अभी इधर आगे का तो आप जानते हो, पढ़ लिया आपने आगे, लेकिन पीछे का भी ध्यान दिया तो एक एक शब्द बिहाइंड जो लाइन लिखी है उसके पीछे जो है, जो छुपा हुआ, उसको हमको जानना है। उसी के लिए तो मैं खड़ा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ। तो ये हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, जेनॉन जैसी गैसें हैं। मैं आपको देखिए यहाँ पर ये बता दूंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कि क्या चीज़ पकड़ना है, जो मैंने सीखा इतने सालों में। तो उन तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने की स्थिति में खड़ा कर दूंगा। बाकी आप सॉल्व कर पाएँ या ना कर पाएँ वो आपकी। ठीक, तो वायुमंडल में मौजूद गैसों का अनुपात ऊंचाई के साथ बदलता रहता है, बिल्कुल सही है। देखिए वायु क्या होती है कि ये, जैसे ये स्थल है, ये पृथ्वी की सतह है, ये तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे पृथ्वी की सतह से आप ऊपर की ओर जाओगे, तो क्या होगा कि जो वायु की परतें हैं
यहाँ पर संघनित रहती हैं, यहाँ पर पास पास रहती हैं। इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, अणु जो होते हैं वायु के पास पास रहते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ये अणु दूर दूर मिलेंगे आपको, फिर और दूर जाएंगे तो और दूर दूर मिलेंगे, फिर और दूर, इस तरह से पास। यहाँ सबसे ज़्यादा सघन वायु होती है। यहाँ पर क्या होती है कि वायु का फैलाव जो है कम होता जाता है, आयतन बढ़ता जाता है। वहाँ यहाँ क्या होता है, वायु की डेंसिटी सतह के पास ज़्यादा होती है, और सतह से दूर जैसे जाओगे तो आप उस वायु की डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो वायु मंडल में मौजूद गैसों का अनुपात ऊंचाई के साथ बदलता रहता है। बिल्कुल सही है, गैसों का अनुपात बदलता रहता है। जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में मौजूद गैसों का अनुपात लगभग एक जैसा होता है। बिल्कुल सही है। वायु 5 परतों में विभाजित है। क्षोभ मंडल पता ही है, आपने देख ही लिया। समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, ये एनसीईआरटी तक ही हम सीमित रहेंगे, इधर उधर फालतू दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ हमको इतना पढ़ना है, इसी से सवाल हमारे सॉल्व हो रहे तो हम क्यों फालतू दिमाग लगाएंगे। बाकी आगे की एनसीईआरटी में तो सारी इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट रहेंगे ना, तो मैं वहाँ बताता रहूँगा। ठीक है, तो ये देखिए ट्रोपोस्फियर। ठीक, यहाँ पर देखिए आपको बादल का निर्माण हो रहा है। अब ये सतह है, सतह से क्या है, जलवाष्प क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, सूर्य की किरणें, आपको सूर्य की किरणें जो है, मान लो ये सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर समझा, सूर्य की किरणें आपकी प्रवेश कर रही हैं। अब सूर्य की किरणों के साथ बहुत सारी ऐसी हानिकारक किरणें होती हैं जिनको अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज या रेडिएशन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनको अल्ट्रा वायलेट किरणों को 3 भागों में बांटकर हम देख सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट ए, बी और सी। ए और बी जो होती है ना, वो ओजोन, ये ओजोन परत है। ठीक है, ये ओजोन परत व्हाइट कलर की ओजोन लेयर ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये जो किरण सूर्य से आने वाली किरणें, इसके साथ अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो ए और बी के रूप में प्रवेश कर जाती है। ए हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है, बी थोड़ी सी नुकसान पहुंचाती है लेकिन काफ़ी हद तक नहीं नुकसान पहुंचाती, लेकिन सी जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। अगर प्रवेश कर जाए तो क्या होगा कि हमारे शरीर में त्वचा कैंसर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, त्वचा कैंसर हो जाएगी, स्किन कैंसर हो सकता है। तो लेकिन प्रकृति ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया। अब देखिए ये इतनी मोटी परत होती है कि इससे जो ओजोन लेयर से क्या हो रहा है कि सूर्य से आने वाली, मैं यहाँ पर सूर्य इसी को समझाता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, ए बी और सी लेयर समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हो रहा है कि ये जो सूर्य से आने वाली किरणें, तो ये ओजोन लेयर क्या होती है, इसको प्रकृति ने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया कि इसको रोकने का प्रयास करती है, और जो रुक जाता है फिर इसके बाद जो किरणें आती है वो इतना हानिकारक नहीं पहुंचाती, वो हमारे लिए फायदेमंद ही होती हैं। तो ठीक है, तो ये जो सी, जो अल्ट्रावायलेट सी होती है, यूवीसी, ठीक है, ये इसमें प्रवेश नहीं करती। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारे द्वारा क्या हो रहा है कि बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया जा रहा है। अब ये ग्रीन हाउस गैस कैसे उत्सर्जित हो रही है, वाहनों के चलने से, वाहन जो चलते हैं, औद्योगिक स्थिति, फैक्ट्री वगैरह जो स्थापित किए गए, इससे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पता नहीं बहुत सी खतरनाक जहरीले गैसें जो है वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। अब ये वायुमंडल की किरणें जो है जाकर के ओजोन को क्या कर रही हैं, क्षरित कर रही हैं, मतलब उसको क्षरण कर रही हैं, उसको डिप्लीशन कर रही हैं। तो ये क्या ओजोन चरत यहाँ से मान लो कट गई, ये मैं यहाँ पर बताता हूँ। अब क्या हो रहा है कि ये जो है ओजोन क्षरण, ये सूर्य आ रही है, ये आपकी जहरीली गैस है, ग्रीन हाउस गैस, इसको काट दे रही है, मान लो यहाँ से तोड़ दे रही है, यहाँ से इसका डिप्लीशन हो गया। अब यहाँ से जो आने वाली किरणें हैं इससे ज़्यादा प्रवेश कर जाएंगी। तो ये जो सी वेव थी, अल्ट्रावायलेट जो सी थी वो प्रवेश कर जाएगी। जब वो प्रवेश करेगी तो एक तो हमें स्किन कैंसर होगा, और भी जो हमारे जंतु हैं, पेड़ पौधे, उनको भी तो नुकसान पहुँचाएगी। तो इसलिए ये खतरनाक होती है। तो प्रकृति ने जो हमारा सिस्टम दिया है हमें, उस पर ही हमको, अब देखिए प्रकृति ने सिस्टम ये थोड़ी बनाया था कि आप उद्योग स्थापित करोगे, आप ईंधन से गाड़ियाँ चलाओगे, इतने ज़्यादा जो है आप उत्सर्जन करोगे। प्रकृति ने तो एक नॉर्मल सिस्टम बनाया कि आपके शरीर के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी जाती है और ऑक्सीजन पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, तो उसका एक संतुलन है कि पेड़ पौधों को ऑक्सीजन चाहिए, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इसने ऑक्सीजन छोड़ा और आपसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो एक संतुलन की अवस्था है ये। और जो संतुलन की अवस्था जो है तो इसको नेचर ने बना दिया ना कि संतुलित आप इतना। अब आपको ये थोड़ी बोला गया कि उद्योग की स्थापना कर दीजिए, जिससे जो है उद्योग स्थापित हो जाएंगे, तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करेगा। तो ये चीजें हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इन्हीं ट्रोपोस्फेयर में,
इसी क्षोभ मंडल में क्या होता है कि जो पृथ्वी की सतह है यहीं पर क्या होता है, जो जल है, तो इसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ सूर्य की किरणें आती है, टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जल जो है जलवाष्प में तब्दील हो जाएगा। जलवाष्प में तब्दील होगा तो ये जलवाष्प वायु के साथ जब ऊपर जाएगा, तो वायु के साथ जब होगा तो इसको आर्द्रता बोलेंगे, ठीक है। तो ये वायु के साथ ऊपर की ओर जाएगा। जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर, एक चीज़ आपको यहाँ बता दूँ कि जैसे जैसे आप सतह से ऊपर की ओर जाते हो, जैसे जैसे आप सतह की ऊपर की ओर जाते हो तो क्या होता है, टेम्परेचर जो है घटता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर में लगभग -6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है टेम्परेचर। जैसे यहाँ पर अगर मान लो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो ये लगभग जो है 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 6 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, घट गया। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो वायु भी ऊपर जाती है, तो क्या होती है कि नीचे गर्म है वायु, जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो वो ठंडी होती जाएगी जैसे जैसे। तो एक सीमा पर जाते जाते क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होकर क्या हो जाएगी, जैसे कि आप फ्रिज में बॉटल रखते हो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप फ्रिज में बॉटल रखते हो तो बॉटल में पानी रखते हो ना, तो पानी को मान लो जलवाष्प, ठीक। तो क्या हो रही, ये वायु जलवाष्प के रूप में ऊपर जा रही वायु के साथ, और जैसे ही जो है ये ऊपर गई और क्या हो गया, जैसे ऊपर गई तो ये क्या हो गया, ठंडी हो गई। ठंडी होकर जम गई। अब ऐसे ही तो बोतल जमती है, जैसे आपने फ्रिज का टेम्परेचर कर दिया तो पानी रखा आपने बॉटल में पानी है, वही तो जलवाष्प है, वही आर्द्रता है, और वही आर्द्रता क्या हो गई, ठंडी हो गई, तो क्या हो गई, बर्फ के रूप में तब्दील हो गई। तो ऐसे ही जो है जलवाष्प जब संघनित हो जाती, संघनित, अब अच्छा शब्द क्या है, संघनित। जलवाष्प जब है, जैसे ही जैसे यहाँ टेम्परेचर पड़ेगा, जलवाष्प जैसे टेम्परेचर पड़ेगा, एक सीमा के बाद टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ की जो जल है, जलराशि है, यहाँ से जलराशि जलवाष्प के रूप में तब्दील हो जाएगी। और जलवाष्प क्या होगी, जब गर्म होगी तो वायु भी तो यहाँ गर्म होगी। और आपको पता होगा कि वायु हमेशा क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो जो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर ठंडी हवा है, ये यहाँ पर ठंडी हवा, ये ठंडी हवा हाई प्रेशर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी गर्मी पड़ रही, मतलब बहुत ज़्यादा सूर्य की किरण आ रही है, गर्मी है, तो यहाँ पर क्या होगी, लो प्रेशर बन जाएगा। तो जब लो प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, ये हाई प्रेशर इसकी जगह पर आएगा, और ये जो लो प्रेशर की वजह से वायु ऊपर है तो ये ऊपर भी तो जाएगी वायु, तो ऊपर जाएगी तो ये अपने साथ क्या है, आर्द्रता को भी लेकर जाएगी, जो जलवाष्प है उसको भी लेकर के जाएगी। तो वायु में जब जलवाष्प मिल जाती है तो उसी को आर्द्रता बोल देते हैं, ठीक है। तो जलवाष्प ऊपर जाएगी तो संघनित होगी तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल बनेंगे। मॉलिक्यूल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब नीचे आएंगे तो इसी को वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर जैसे जैसे क्या हो गया, मैं यहाँ फिर से समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जो है आप सतह से ऊपर की ओर जाते हो तो क्या होता है कि गर्म से ठंडे की ओर बढ़ते हो आप, तो तापमान क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो जैसे जैसे जल, मान लो यहाँ पर जल है तो यहाँ पर ये सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, जल क्या हो गया, वाष्पित हो गया, वाष्पन होने लगा। वाष्पन होने के कारण संवहन तरंग के रूप में जब जलवाष्प ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है, जलवाष्प संवहन तरंग के रूप में ऊपर की ओर गई और यहाँ संघनित हो गई, यहाँ पर बादल बन गया, और संघनित होकर संवहन तरंग के रूप में जलवाष्प ऊपर गई और जलवाष्प ठंडी हो गई। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यही बारिश होने लगती है। पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये भारी हो गई तो जल यहीं पर पानी बरस जाता है इस तरह से, ठीक। तो ये चीज़ है, आपको यहाँ तक कोई अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हुई हो तो आप बताइएगा, ठीक है। आगे वाले चैप्टर में आओगे तो मैं फिर इसको हीट बताऊंगा, हीट क्या होता है, ठीक। हीट के साथ फिर इसको मैं जो है कनेक्ट करूंगा किस पे, सेंसिबल हीट से, सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट, ठीक। लैटेंट हीट क्या होती है, सेंसिबल हीट क्या होता है और लैटेंट हीट क्या होती है, ठीक। सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट, जैसे कि मैं यहीं पर बता देता हूँ कि जैसे अणु जो पास पास होते हैं, जैसे कि ये अणु पास पास हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा जब बढ़ेगी तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा रिलीज होगी, वो सेंसिबल हीट रिलीज होगी, जिसको आप सेंस कर सकते हो। और जो अणुओं की दूरी बढ़ जाएगी, जैसे जैसे अणुओं की दूरी ये दूर दूर हो गई, ये तो इसको हम क्या करेंगे, लैटेंट हीट कहेंगे। हीट है लेकिन लैटेंट छुपी हुई रूप में, दिखेगी नहीं, गैस के रूप में है या तरल के रूप में, यहाँ पर क्या ठोस रूप में, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मैं अभी ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट अगर चर्चा करूँ तो एक तो क्लास लंबी हो जाएगी और यहाँ पर औचित्य भी नहीं बनता, क्योंकि आगे क्लास में तो हमें चर्चा करनी है। तो समझ में आ गया ना कि सतह से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो तापमान क्या होता है, घटता जाता है। जी नीचे क्या होगा, जलवाष्प क्या होगा, जल जो है उस पर तापमान पड़ेगा तो जल जो है जलवाष्प के रूप में तब्दील हो जाएगा। जलवाष्प तब्दील होगा तो जल संवहन तरंग के रूप में, जब आप ऊपर की ओर जब वायु जाती है तो उसको तरंग के रूप में, संवहन तरंग के रूप में वायु जाएगी। तो वायु क्या होगी, संतृप्त हो जाएगी। संतृप्त का मतलब
उसमें जल उपलब्ध होगा, और जल के साथ जब ऊपर जाएगी तो यहाँ क्या होगी, ठंडी होगी, तो इसकी आर्द्रता जो है बादल के रूप में तब्दील हो जाएगी। तो जलवाष्प जो है जब बादल के रूप में तब्दील हो जाएगा तो उसके साथ जब ये भारी हो जाएगा, बादल भारी हो जाएगा तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इससे बारिश होगी। ठीक है, तो आपको अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि न्यूक्लियाई होता है, उसके आगे जो है बूंद बनती है, तो ये सब चीजें आगे क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, वायुमंडल क्यों जरूरी है? वायुमंडल क्यों जरूरी है? हमारे लिए बहुत जरूरी है। वायुमंडल पृथ्वी से सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। आपको बताई थी ABC अल्ट्रावायलेट किरण। वायुमंडल दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर न होने के कारण पृथ्वी को गर्म रखता है। वायुमंडल दिन और रात के तापमान में ज्यादा अंतर न आने के कारण पृथ्वी को गर्म रखता है। ठीक, इसको छोड़ते हैं अभी। वायुमंडल जल चक्र में भी अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है, आपको पता ही होगा। यह महासागरों से जलवाष्प को जमीन तक पहुंचाता है, और जहां यह बारिश के रूप में, अब सीधी सी बात है, इसको टोटल ना समझते हुए सीधी सी बात जो मैंने अभी समझाया सेम वही चीज़ है कि वायुमंडल क्यों जरूरी है। वायुमंडल के साथ हमारे जो क्षोभ मंडल है उसमें हम जलवाष्प जैसी किरणें देखने को मिलती हैं, जलवाष्प से बादल बनते हैं, बारिश होती है। कुल मिलाकर बात वही कर रहा है। और दूसरी बात क्या है कि वायुमंडल में ओजोन क्षरण, ओजोन समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, वो हमें किस अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। फिर क्या कह रहा है, वायुमंडल दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर न आने के कारण न आने देकर पृथ्वी को गर्म रखता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर शायद ये लाइन गलत समझ में आ रही है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि वायुमंडल में दिन और रात का जो तापांतर होता है, दिन और रात में, जैसे दिन में क्या होता है, सूर्य की किरणें प्रवेश करती है, तो ये हमारा जो वायुमंडल है जो क्या होता है, क्षोभ मंडल, वायुमंडल क्या आता है कि गर्म हो जाता है। ठीक है, और रात के समय क्या होता है कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या होती है, जो सूर्य से आने वाली किरणें, जैसे कि ये सूर्य है, तो इससे जो बहुत तेजी गति से जो किरणें आती हैं, आपको पता होगा 8 मिनट में प्रवेश कर जाती है सूर्य की किरणें पृथ्वी में, तो ये इसको हम शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं। ये लघु तरंग विकरण होती है, छोटी छोटी किरणें होती हैं, ये बहुत तीव्र गति से होती है। तो जैसे ये पृथ्वी है तो इस पर प्रवेश कर गई, जब प्रवेश करने के बाद क्या होता है कि जब तक हीट मिलती रहेगी, आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी, जैसे सूर्य यहाँ से निकल गया तो ये क्या होता है, जैसे रात आ गई तो ये क्या होता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन, इसको पार्थिव विकिरण बोलते हैं। तो ये क्या होगा, लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ तरंग विकिरण, ये बड़ी बड़ी ऐसे होकर के निकलती हैं। तो क्या होता है कि जब बादल यहाँ पर उपस्थित होते हैं तो ये क्या होती है, इनसे टकरा करके, क्योंकि ये बादलों को भेद नहीं सकती तो ये टकरा करके वापस आ जाती है। इस तरह से ये जो है पृथ्वी को गर्म रखती है। बात वही चीज़ वो बोल रहा है कुल मिला के। ठीक, कि वायुमंडल दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर न आने देने के कारण पृथ्वी को गर्म रखता है। तो यही गर्म करने के कारण यही चीज़ है। ठीक है, यही विकिरण गर्म रखता है। तो ये उसमें बाहर नहीं निकल पाई, उसमें बाहर जब नहीं निकलती तो गर्मी लगती है। आपने देखा होगा कि ये बादल जब बनते हैं, जब बादल नहीं होते तब तो ये उसमें निकल जाती है, उसमें हमको रोज मिल रही है। अब जैसे ये पृथ्वी हमको रोज उसमें मिल रही है इससे, सूर्य से, लेकिन क्या होता है बादल साफ है तो ये लॉन्ग रेडिएशन ऊपर निकल जाता है, वायुमंडल परतों को तोड़ते हुए, ऊपर की तोड़ते हुए क्या मतलब प्रवेश करते हुए बाहर वायुमंडल के ऊपर तक निकल जाता है। अब क्या होता है कि जब हमारे बादल यहाँ उपस्थित होते हैं तो जब आप देखते हुए बादल क्या होता है, जब जलवाष्प ऊपर जाएगा तो बादल का निर्माण होगा। अब जब यही बादल क्या होगा, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या होती है, बादल को फाड़ते हुए तो चली आएंगी, प्रवेश कर जाती हैं, इतनी तीव्र मतलब इनकी गति तेज होती है। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं तो ये प्रवेश कर जाती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है। जब इसे प्रवेश करके अब क्या होता है कि ये जो किरणें यहाँ पर स्थापित है गर्म कर रही हैं पृथ्वी को। अब क्या होता है कि जैसे सूर्य जब ये यहाँ से रात होता है तो सूर्य यहाँ से चला जाता है। अब क्या होता है कि ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बादल है तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को पार करने के लिए असमर्थ हो जाता है, तो ये क्या होता है, ये टकरा करके वापस आ जाती है। तो इस तरह से पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है। कुल मिलाकर बात ये है। ठीक, यही चीज़ बोल रहा है दूसरी लाइन। अब वो वहाँ पर हो सकता है मिस प्रिंट हो गया या किस तरह से, तो मैं उसको मैंने न देखा क्योंकि ये अलग से जोड़ा गया। तो वायुमंडल जल चक्र में भी अहम भूमिका निभाता है। सीधी सी बात है, आपको पता ही होगा कि अभी मैंने जो बताया कि क्या होता है कि यहाँ पर जल है, मान लो ये ऐसे समझो। ठीक है, ये आपका जल राशि है। ठीक, अब यहाँ से क्या हुआ कि सूर्य की किरणें मिल रही हैं, और यहाँ ये सूर्य की किरण यहाँ पर प्राप्त हो रही है इसको, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर हीट क्रिएट हो रहा है। हीट होने के कारण जल क्या हो रहा है, जल वाष्प में तब्दील हो रहा है। जल वाष्प के रूप में जब आप ऊपर जाता है और पानी बरसता है तो फिर ये नीचे आता है पानी, तो ये जल चक्र कहलाता है। तो यहाँ से जल गया, ऊपर संघनित हुआ, बादल का निर्माण हुआ और पानी वर्षा हो गई, फिर ऐसे गया नीचे बारिश हो गई। तो वही कह रहा है जल वायुमंडल जल चक्र में भी अहम भूमिका निभाता है। यह महासागरों से जल वाष्प को जमीन तक पहुँचाता है।
ठीक है, वो कुल मिला के ज़मीन तक पहुंचाता है, यहाँ से बारिश के रूप में गिरता है। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए ये वायुमंडल के जो संगठन है ये थोड़ा सा आपको याद कर लेना, क्योंकि पीसीएस वगैरह में भी क्वेश्चन इससे पूछ ले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है हमारे वायुमंडल में जो गैस, वो नाइट्रोजन है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, लगभग ये 21% इसको मान लेते हैं। इसको जो है हम लगभग 78% मानते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आर्गन, जेनॉन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमको ये याद करके रखना है कि ये कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, कितनी कितनी मात्रा में आप मत याद रखो, आप एक सीक्वेंस याद कर लो कि बढ़ते से घटते क्रम में और घटते से बढ़ते क्रम में। ठीक, ये सीक्वेंस याद कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक, सबसे ज़्यादा पहले तो आपको यही पता, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद क्या होगा आर्गन, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद आपका जो है इस तरह से जो है आप इसको पढ़ सकते हो कि फिर आपका जो है क्रिप्टॉन, फिर आपका जो है हीलियम, फिर हाइड्रोजन, फिर नियॉन, ये अलग अलग दिया है। इसको एक सीक्वेंस में आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं यूपीएससी को बेस बनाकर पढ़ रहा हूँ तो इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि ये पीसीएस पे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लेकिन आपको इनको इग्नोर नहीं करना है, जब यहाँ पर दिया जा रहा है तो आप इसको जो है एक बार पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र नॉर्मल सा मोटा मोटा बना दिया है कि 78% आपका नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर अदर गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद आर्गन, फिर अदर गैसें। ठीक, अदर गैसें में जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर सीक्वेंस इनका दे दिया है आपको समझने के लिए, वहाँ पर आप नहीं पढ़ सकते थे। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की मात्रा सबसे ज़्यादा आपकी नाइट्रोजन है, फिर आपका ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन, फिर हीलियम, फिर क्रिप्टॉन। वहाँ सीक्वेंस नहीं दिया था, यहाँ सीक्वेंस दिया है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए सीक्वेंस लगा दिया यहाँ पे, फिर जेनॉन, फिर हाइड्रोजन। तो इससे आपको जो है एक सीक्वेंस में इसको पढ़ ही लेना, क्योंकि हो सकता है बहुत से बच्चे जो स्टेट पीसीएस देते हैं तो उस पर भी इसको सहायता मिलेगी। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं इसको पढ़ता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये जैसे ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल है। ठीक, अब क्या कार्बन वायुमंडल में फैलकर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल, अब जैसे यहाँ पर भी वायुमंडल है। ठीक, ये आपकी पृथ्वी है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा छोड़ी जा रही है। देखिए हमारे द्वारा जो छोड़ी जा रही थी, जीव जंतु के द्वारा छोड़ी जा रही है, उसको तो प्रकृति संतुलित कर रही है। प्रकृति जो है उसके द्वारा तो प्रकृति बनाई गई, उसको प्रकृति संतुलन कर रही है। कैसे संतुलन कर रही है कि हमारे द्वारा छोड़ी गई और पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी गई। पेड़ पौधों के द्वारा क्या किया गया, पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी गई, ऑक्सीजन, और हमारे द्वारा क्या छोड़ी गई, ये हम है, ये जीव जंतु कोई, तो उसके द्वारा क्या छोड़ी गई, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पेड़ पौधों को है और हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हमें एक दूसरे पारस्परिक संबंध हो गया हमारा एक तरीके से। तो हमें जितनी जरूरत थी उतना काम हो रहा है, इतने से काम चल जा रहा था। अब क्या हो रहा है कि हम अति कर रहे हैं। अति का मतलब क्या कर रहे हैं कि अभी हमको जरूरत, हमने उद्योगों की स्थापना कर दी। ठीक, अब उद्योगों से चिमनी से धुआं निकल रहा है और धुआं निकल करके वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है, तो अति हमने कर दी। जितनी हमें जरूरत थी अब उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैस प्रभावित कर रही है। ग्रीन हाउस गैस मतलब कि जो एक तरीके से ये हमारा जो है पृथ्वी एक तरीके से ग्रीन हाउस है। अब इसको इफेक्ट कौन कर रहा है, तो ग्रीन हाउस गैसें प्रभावित करती। तो उन गैसों का एक संख्या है, उन गैसों को जो है हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं जो प्रभावित करती हैं। ठीक है, इसको एनवायरनमेंट वगैरह में जब हम पढ़ेंगे तो उसको बताएंगे कि क्या प्रभावित करती है। इसके लिए बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए हैं, COP हुई हैं, तो उन COPs के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम इसको न लेते हो, क्योंकि फिर हम जो सिलेबस या NCERT की दिशा से अलग हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ तक ही पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस गैस आपको समझ में, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। किसको, CO2 को। ऐसे और भी गैसें हैं, हम अभी इसी को यहीं तक सीमित रहेंगे। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है, अगर ये ना रहे धरती इतनी, नॉर्मल तो ग्रीन हाउस गैस जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उससे गर्मी वायुमंडल में बनी रहेगी, लेकिन वो गर्मी है जायज़ है, उतनी ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस गैस ना हो तो अगर इतना ठंडा हो जाएगा वायुमंडल कि हमारे रहने योग्य नहीं रहेगा। लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं कि अति कर रहे हैं वायुमंडल में। ईंधन, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं,
फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, ये सब इसको प्रभावित कर रहा है। इससे ओजोन लेयर जो है वो भी कट रही है, वो भी फट रही है, उससे भी जो है यूवी रेज प्रभावित कर रही है। तो इसको सबको संतुलित करने के, इसीलिए तो ग्रीन क्लाइमेट, पेरिस क्लाइमेट डील इस तरह से है ना। ये डीलें क्यों हुई है, COPs क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमारे जो ग्रीन हाउस गैस है उसको प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए ये डीलों को बनाया जा रहा है। ये सब पार्टीज आकर के इकट्ठा होकर के ये सब कर रही है। तो यहाँ पर हम इन सब चीज़ों से हट करके अभी हम टॉपिक पर रहते हैं। इस पर रहना असंभव होता, किंतु जब कारखानों या कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस उष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ठीक है, इसी के आगे का जो है, इसे भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इसी को अब देखिए वहां पर क्या कह रहा था, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस तो देखिए उतना तो जरूरी है जितना हमारे लिए जो हम रिलीज कर रहे हैं नॉर्मल एक नेचर में। अब अगर अति करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस जो अति में निकलेगी तो वो क्या कर रही है कि भूमंडल मतलब पृथ्वी को प्रभावित कर रही है, इसलिए उसको हम भूमंडलीय तापन बोलते हैं। तो इससे जो गर्मी पैदा होगी, ग्रीन हाउस गैसों से जो गर्मी पैदा होगी और वो हमारे लिए हानिकारक होगी, इसलिए उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ, अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं, आपको पता ही होगा। ग्लेशियर जब पिघलेंगे, जैसे ये पर्वत है यहाँ पर ग्लेशियर, ये पिघल करके नदियों के द्वारा पानी आएगा, तो जो हमारी नदियाँ हैं उस पर जलस्तर बढ़ेगा, जलस्तर बढ़ेगा, जलस्तर बढ़ेगा तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, तो बाढ़ जैसे, अब तापमान बढ़ेगा तो बहुत से जीव जो है एक संतुलित तापमान पर रह सकते हैं, और संतुलित तापमान में रह सकते हैं। अगर तापमान बढ़ेगा तो उनकी स्थिति भी खतरे में होगी, तभी तो बहुत सारे जानवरों को दिक्कत होती है। तो हमको सब चीज़ का संतुलन बना के रखना है, जिसके परिणाम तो समुद्र से जलस्तर में वृद्धि होगी। समुद्री, जब नदियों में बढ़ेगा तो नदियों का पानी कहाँ जाता है, समुद्र में, तो समुद्र में जलस्तर बढ़ेगा, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा UPSC थर्ड पेपर में भी खूब प्रश्न ऐसे जलवायु परिवर्तन संबंधित एनवायरमेंट में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि अब जब मौसम में बारिश होनी चाहिए, जैसे हमारा भारतीय मौसम जो है मानसून, इससे क्या हो रही है, इसी पर हमारी जो है खेती टिकी हुई है। अब बहुत सारे जो है जलवायु अगर बदलेगी तो जो हम जिस टेम्परेचर पे हम कोई फसल उगाते हैं, गेहूं मान लो, जिस टेम्परेचर पर हम उगाते हैं, अगर वो बदल गया तो गेहूं उगेगा ही नहीं। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या रहे हैं कि हम जेनेटिकल मॉडिफाइड अनाजों को उगा रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए ठीक होंगे, जलवायु परिवर्तन से लड़ सकेंगे। लेकिन इस सब चीज़ों से करने का कोई फायदा नहीं। आप किस चीज़ से लड़ोगे, आप सीधी सबसे मेन चीज़ क्या है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करो ना, तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए अनेक प्रकार की जो है संगठन जो है, बहुत सारे NGOs और विश्व की अनेक अलग अलग जो है देशों की जो है पार्टीज मिल करके संगठन बनाते हैं और अब एक डील करते हैं। इस तरह से जो है बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होकर के काम करते हैं, लेकिन ये अमल कम हो पाता है। अब जैसे बहुत सारे विकासशील देश आरोप लगाते हैं विकसित देशों पर कि अपना तो विकास कर लिए, अब हमारा समय आया था विकास करने का तो हमें ज्ञान दे रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो अपनी अपनी, लेकिन हमें पृथ्वी को बचाना है और सतत विकास करना है। ठीक, इसीलिए तो SDG आया। अब देखिए मैं ज़्यादा बताऊंगा तो फिर उससे जो है विषय से भटक जाऊंगा, यहीं तक सीमित रहते हैं, नॉलेज फिर फालतू का कोई मतलब नहीं। तो ये चीज़ ग्रीन हाउस, अब देखिए ये शब्दों को तैयार करना, कुल मिला के बात ये यहाँ में। अब देखिए ये साइड में जो शब्द लिखे होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं से UPSC प्रश्न उठाता है। तो मैं आपको बार बार, जैसे आप सीधे आप पढ़ते जा रहे हो NCERT, लेकिन साइड में बहुत सारे शब्द जैसे ये दिए होते हैं, मैं इन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, इन्हीं से UPSC प्रश्न बनाता है। आप देखना, कभी भी देखना, जितने जैसे मैंने पहले बताया पारितंत्र वाला पहला लेसन पर्यावरण, उस पर मैंने बताया था ये कि पारितंत्र से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो वो साइड में ही तो दिया था अच्छे से परिभाषित करके, प्रश्न उसी से आ गया। तो ये शब्द जो है हमको यहीं से, ये भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग शब्द यहीं से तैयार कर लेना है, अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु जब सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास से क्षेत्रों से ठंडी व रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता है। ये तो मैंने आपको समझाया कि जैसे यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत तेज पड़ रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ का जो सतह है ये क्या हो गई, बहुत गर्म हो गई। गर्म हो गई तो यहाँ की आसपास की वायु भी गर्म हो जाती है। जब वायु गर्म हो जाएगी तो ये, इसको हम लो वायु बोलेंगे। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में लो प्रेशर बनेगा, निम्न वायुदाब बनेगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, वायु
दाब का क्षेत्र बनेगा। निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा तो ये क्या होती है, आपको पता होगा कि जो हल्की चीज़ होगी वो ऊपर उठेगी, तो ये निम्न वायु दाब ऊपर उठ जाएगी, तब ये रिक्त स्थान हो गया ना। तो ये जो ठंडी हवा होगी इसके बगल वाली, यहाँ पर हाई प्रेशर वाली जो पवन हवा होगी वो क्या होगी, इसका स्थान ले लेगी। इसी तरह से ये वायु ऊपर उठेगी, इधर आएगी। अब जैसे नीचे से ऊपर गई, जब नीचे लो प्रेशर, अगर मैं इसको वायुमंडल समझाता हूँ, ये क्या हो रहा है कि जैसे ये, ठीक, अब जैसे यहाँ लो प्रेशर, तो ये वायु ऊपर जाएगी तो संघनित होकर के ठंड ऊपर जैसे जैसे बढ़ते टेम्परेचर घटता जाता है, जैसे जैसे ये क्षोभ मंडल में ही बता रहा हूँ, क्षोभ मंडल में ऊपर जाते जाते ये ठंडी हो जाएगी वायु, तो यहाँ पर जो क्षेत्र होगा हाई प्रेशर होगा। ठीक है, अब ये हाई प्रेशर है तो आगे आगे जो मैं बहुत सारी सीमा बताऊंगा तो वहाँ पर एक जो है यहाँ पर आगे लो प्रेशर मिलेगा। लो प्रेशर कैसे, जैसे कि यहाँ पर लो प्रेशर है तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ हाई प्रेशर हो। ठीक है, तो ये हवा जो हाई, अब यहाँ पर लो हुई तो हवा ऊपर उठते हुए, वायु ऊपर उठते हुए चली गई यहाँ। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर वाली हवा यहाँ आ जाएगी, फिर ये ऊपर उठेगी, फिर यहाँ इसके हाई प्रेशर के ऊपर क्या होगा, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर वाली हवा तो हाई प्रेशर की तरफ ऐसे नीचे गुरुत्वाकर्षण के कारण आएगी पृथ्वी की, मैं आगे बताऊंगा। तो क्या होगा, लो प्रेशर कारण ये हवा ऊपर गई, हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर की ओर गई, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो ये हाई प्रेशर की हवा यहाँ आएगी। फिर क्या होगा कि वायुमंडल, इसमें 3-4 क्रिया होती है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वायु लो प्रेशर की ये भी नीचे नीचे आती है, तो यहाँ क्या हो जाती है, हाई प्रेशर बन जाता है यहाँ का। जैसे कि ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है, ये सब चीज़ें बाद की बात है। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया कि वायु हल्की होती है तो ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसका स्थान ले लेती है। ठीक, अब देखिए जिस समय ये घटनाएं होती हैं तो पेपरों में मैं इसको इसलिए मैं कटिंग न लगाता, पहले मैंने इसको हटा दिया था, इसको लास्ट में जोड़ा, जब मैं पढ़ाने जैसे स्टार्ट हुआ तो मैंने इसको जोड़ दिया। अब क्या हो रहा है कि ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग कैन, ये सब ठीक है, जुरासिक ईरा, तो ग्लोबल वार्मिंग पे खूब लेख आ रहे हैं। ठीक है, तो यूपीएससी क्वेश्चन भी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित पूछता है, पूछ ही चुका है, और काफ़ी जो है हॉट टॉपिक भी इसको हम मान सकते हैं। क्योंकि देखिए हमको ये समान अध्ययन जो भी हम पढ़ रहे हैं जीएस में, ये जो समान अध्ययन पढ़ रहे हैं तो आप इसको अच्छे से अगर मनन करोगे तो जितना भी समान अध्ययन की जो सब्जेक्ट है ना, ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्टों को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मनुष्य को प्रभावित कर रहे हैं। जो चीज़ मनुष्य को प्रभावित कर रही है उसी के लिए तो आप डीएम बनोगे। जो चीज़ मानव को, जंतु को, जीव जंतु को प्रभावित कर रही है उस चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको टैकल करना है। अब जिले की जो एनडीआरएफ टीम होती है, एसडीआरएफ होती है, डीडीआरएफ होती है, वो सब कंट्रोल आप ही को करना होता है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए पढ़नी होती। तो ये जब जैसे खूब लेख आ रहे हैं तब मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर के महत्व को बता रहा हूँ, आप खूब पढ़ रहे हैं। अब यहीं से आप न्यूज़पेपर से इसके बेसिक कुछ लेख आते हैं, कुछ एडिटोरियल आते हैं, संपादकीय आते हैं। ठीक है, उन संपादकीय को आपने पढ़ा और नोट्स बना लिया, या किसी मैगजीन से पढ़ा आपने नोट्स बना लिया, उसको पढ़ करके आप जो है, अब हो सकता है यूपीएससी प्रश्न पूछ ले, क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व में गंभीर समस्या है। आपने ये तो पीसीएस टाइप का क्वेश्चन है, पीसीएस में इसी तरह से पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ ये देखना कि भूमंडलीय तापन। अब यहाँ पे एनसीईआरटी देखिए साइड में, अब इसको छोड़ देते हैं बहुत लोग, अरे यार ठीक है छोड़ो इसको, लेकिन ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे लिए। तो इस तरह से भूमंडलीय तापन को दिखाने के लिए मैंने ये चित्र लगाया कि ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे आप एनसीईआरटी से भूमंडलीय तापन को अच्छे से पढ़ लिए, अब न्यूज़पेपर में आया आपने उसको समझा, तो न्यूज़पेपर से ही यूपीएससी क्वेश्चन बना देगा। तो इसलिए इसको मैंने लगाया कि न्यूज़पेपर के महत्व को भी आप समझो। ठीक है, अब देखिए वायुमंडल की संरचना आपको ये मैंने जो है वायुमंडल की संरचना है, आपको पता ही होगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, इसको आयन मंडल भी बोलते हैं, बहिर्मंडल। आप जैसे ये देखिए, ये ट्रोपोस्फेयर है। ठीक, यहाँ पर फिर इसके ऊपर जाओगे तो ये ओजोन, बीच में ओजोन लेयर मिलेगी आपको। फिर आपको ये स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगा, इसको हम समताप मंडल बोलते हैं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। फिर इसके ऊपर आप जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको मध्य मंडल मिलेगा, मध्य। ठीक है, फिर इसके ऊपर आप जाओगे तो ये क्या मिलेगा, बाह्यमंडल, ये आयन मंडल मिलेगा, इसको थर्मोस्फेयर बोलते हैं। फिर इसके ऊपर आप जाओगे तो बहिर्मंडल मिलेगा। ठीक है, तो ऊंचाई आपको जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो आपको ये संरचनाएं देखने को मिलती हैं। अब क्या होता है कि जो ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल लगभग ये जैसे ये समझिए, इसको मैं अलग से बता रहा हूँ, ये पृथ्वी की सतह है। ठीक, इसके ऊपर ये वायुमंडल है। ठीक, वायुमंडल में मतलब क्षोभ मंडल है। अब क्या होता है कि क्षोभ मंडल की सीमा क्या होती है कि जैसे ये विषुवत रेखा है, ठीक है, ये ध्रुव है,
तो ध्रुवों पर क्या होती है, पतला करके बता रहा हूँ मैं इसको, कि जैसे जैसे आप ध्रुवों से, ये देखो ध्रुवों पर ऐसे होती है ये, तो इसकी जो सीमा है ना, ये यहाँ पृथ्वी की सतह से विषुवत रेखा से यहाँ तक की जो दूरी है, ये लगभग इसकी मतलब ज़्यादा दूरी होती है, इसकी 13 किलोमीटर का क्षेत्र होता है लगभग। ठीक, फिर ये यहाँ से ध्रुवों पर इसकी चौड़ाई क्या होती है, कम हो जाती है, इसको लगभग 8 किलोमीटर का क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन देनी थी इसलिए मैंने रुका। फिर इसके ऊपर जाओगे तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूरी लगभग 50 किलोमीटर बन जाता है। फिर ये 80 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। फिर इसके ऊपर आप 100 किलोमीटर तक का, तो ये 100 किलोमीटर क्षेत्र वाला ही हमको प्रभावित करता है, बाकी ऊपर का नहीं प्रभावित करता। अब वैसे यूपीएससी हो सकता है प्रश्न बना दे, एनसीईआरटी ने अभी बनाया ही है, एनसीईआरटी में जो प्रश्न लगे तो उससे क्या होता है, मेजोस्फीयर में जो उल्का पिंड आते हैं, जो बाहर से उल्का पिंड आ गए, ये प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर जल जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है, हो सकता है यूपीएससी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लें, हमने एनसीईआरटी में तो रख ही दिया है इसको। ठीक, फिर आप आगे आइए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर मैंने ये दिखाई दी है, स्ट्रेटोस्फेयर वही चित्र, मेजोस्फेयर। ठीक है, ये उल्का पिंड जब प्रवेश करते हैं मेजोस्फेयर में तो यहाँ पर जल जाते हैं। ठीक है, थर्मोस्फेयर में जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, एक्सोस्फेयर में रॉकेट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होता है कि ये कार्बन लाइन होती है, ये ऊपर नीचे होती रहती है, ये वायु के घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये मेजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में होती है, और क्या होता है कि ये ऊपर नीचे करती रहती है, तो इसको हम एक अकाल्पनिक टाइप की रेखा मान सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन लाइन है। बाकी ओजोन लेयर आपको मैंने बता ही दिया। क्षोभमंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा हमको प्रभावित करता है। ठीक है, ये विमान होते हैं, ये सब देखिए यहाँ पर समताप मंडल में ही उड़ते हैं, क्षोभमंडल में भी उड़ रहे हैं। ठीक, तो ये अब देखिए मैंने ये मौसम और जलवायु, मौसम जलवायु मैंने शायद पिछली कक्षा में भी बताया है। मौसम और जलवायु में अंतर क्या है, मौसम वायुमंडल में कुछ घंटों दिन प्रतिदिन, देखिए मौसम क्या होता है कि एक सीमित क्षेत्र में होता है, मौसम क्या होगा, सीमित क्षेत्र में होगा। मौसम जो है क्या होगा, सीमित क्षेत्र में होगा, और इसका क्या होगा, दीर्घकालिक प्रभाव, अल्पकालिक प्रभाव होता है। अब इसको देखो, ये शब्दावली है अल्पकालिक। ठीक है, शॉर्ट में अब आगे नहीं लिख सकता। अब क्या होता है, सीमित का मतलब क्या हुआ कि एक छोटे से क्षेत्र में आपको दिखना है। अब पता चला कि अभी आप घर में बैठे हो, आप देख रहे हो कि अचानक बारिश होने लगी। ठीक, अब आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया, वो 200 किलोमीटर आपसे दूर है, भोपाल में। अब आप कहाँ बैठे हो, आप बैठे हो कानपुर में, 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर बैठे हो। ठीक, तो आप कानपुर से फ़ोन कर रहे हो भोपाल में अपने दोस्त को, कहा कि यार कानपुर में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, तुम्हारे यहाँ हो रही क्या। वो बोलता है, उधर से जवाब आता है कि यार बहुत तेज़ धूप है, सूर्य की रोशनी बहुत तेज़ सर पे पड़ रही है, यार कोचिंग जा रहा हूँ दिक्कत हो रही है, नोट्स लेने जा रहा हूँ दिक्कत हो रही है। अब आप कह रहे यार मेरा तो जो है मौसम बिल्कुल तगड़ा बना हुआ है, यहाँ पर तो बारिश बहुत बढ़िया हो रही है और पढ़ाई में मन लग रहा है, और मैं जा रहा हूँ चाय बनाने, पकौड़े खाने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलो मजा। तो ये क्या होता है कि एक सीमित क्षेत्र में होता है, कि इसका सीमित क्षेत्र का मतलब एक शहर से, एक गाँव से इसका संबंध होता है। इसका अल्पकालिक प्रभाव होता है, यकायक बारिश हो गई फिर धूप निकल आई। ठीक है, और जलवायु जो होती है उसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है। इसका जो है मौसम का क्या होता है, सीमित क्षेत्र में होता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, और इसका अल्पकालिक प्रभाव दिखता है। ठीक, जलवायु जो होती है इसका दीर्घकालिक प्रभाव दिखता है। एक तो विस्तृत क्षेत्र में होगी, ये विस्तृत क्षेत्र में, और इसका क्या होगा, दीर्घकालिक प्रभाव। ये नहीं कि आज बदल गई। विस्तृत क्षेत्र का मतलब पूरे भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी टाइप की, अमेरिकी जलवायु कैसी है, दक्षिणी अमेरिकी जलवायु कैसी है, इस तरह से जो है इसका विस्तृत प्रभाव होता है। और दीर्घकालिक प्रभाव होता है, दीर्घकालिक का मतलब लंबा होता है। वही मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या है, कि दिन प्रतिदिन का जो मौसम होता है उसमें लगभग 30-35 वर्ष तक जो परिवर्तन हमको देखने को मिलता है वही जलवायु में तब्दील हो जाती है। एक तरह का मौसम लगातार 30-35 वर्षों तक बना तो वही जलवायु बन जाती है। ठीक, तो दीर्घकाल में किसी विशेष, इसको हटा देता हूँ, दीर्घकालीन में किसी विशेष स्थान या क्षेत्र के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ ही गया होगा। अब ये देखिए, गांव की अपेक्षा नगर अधिक गर्म क्यों होते हैं। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड। जब आपने पीछे पढ़ लिया क्यों है, आप सोचिए। अब देखिए, गांव में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि पेड़ पौधे वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह नहीं होती हैं।
अब शहर में क्या होता है, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, ठीक। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग कारखाने लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये उद्योग कारखाने से क्या निकलने वाला जो धुआं होता है, ठीक है, ये तो यहाँ के आसपास की वायु को भी गर्म करता है। सूर्य से आने वाली गर्मी, अब यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनी, कंक्रीट के जंगल बने हुए हैं, कंक्रीट के जंगल का मतलब सीमेंट से, चट्टानों से, मार्बल से बने हुए। अब इस पर धूप पड़ रही थी, ये क्या होते हैं, गर्म होते हैं आसपास के। और दूसरी बात, तीसरी चीज़ क्या है, आसपास के, पहली बात तो ये कंक्रीट के जो जंगल बने हुए हैं, ये क्या होते हैं, आसपास की जो है वायु को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। और गर्म वायु जो है यहीं पर बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जैसे यहाँ एक बड़ी बिल्डिंग है, तो इसके बीच में वायु फंस गई तो क्या होती है, ट्रैप हो जाती है। तो एक तो ये कारण है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, सड़क। शहरों में चारकोल की सड़क बनी हुई है, वो सड़क क्या होती है, गर्म होती है, दिन भर गर्म होती है आसपास के मौसम को। जैसे आप देखते नहीं हो, सड़क में आप निकल जाओ, दिन में हीट वेव निकलती है, ठीक है। बार बार जो है मौसम विभाग जो है आपको चेतावनी देता है, आप देखते ही होंगे, अब तो मोबाइलों में मैसेज आते हैं आपदा के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो बताई जाती है, तो ये क्या होता है कि शहरों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। गाँवों में क्या होता है, अब गाँवों में भी धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ क्या पेड़ पौधे ज़्यादा लगे हुए हैं, आपको इंडस्ट्री नहीं देखने को मिलती, सड़कें हैं तो नॉर्मल बनी हुई हैं, ठीक है। तो उस पर धूप पड़ता है तो अपना वो कंट्रोल कर देती है। अब ये क्या होती है कि जो शहर होते हैं, ये क्या होते हैं कि अब ये जो वायु होती है, यहीं पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बनी, ये बिल्डिंग बनी, अब यहाँ पर ट्रैप हो गई, तो यहाँ का मौसम क्या होता है, गर्म रहता है यहाँ का। और ये गांव क्या होता है कि वायु एक जगह से आई और जब निकल गई ठंडा मौसम हो जाता है। तो इसलिए गांव के बच्चे शहर गर्म होते हैं, इस चीज़ के बारे में बस बोल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, तापमान। आपको पता ही होगा तापमान क्या होता है, टेम्परेचर को माप रहे हैं आप, उसी को तापमान बोलते हैं। टेम्परेचर ही तो तापमान है। अब इसको विशेष तापमान के बारे में क्या होता है कि जैसे कि तापमान गर्म और ठंडे सतहों को जानने के लिए तापमान का यूज किया जाता है। जैसे कि ये मान लो गर्म स्थान है, ये आपको ठंडा स्थान है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कम है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। अब इसको मेजर करने के लिए हम तापमान का यूज करते हैं कि यहाँ पर तापमान कितना है, यहाँ तक तापमान कितना है, उसी को टेम्परेचर कुल मिला के, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना, टेम्परेचर है, ठीक है। क्योंकि जीएस पढ़ रहे हैं, हमको ज़्यादा उसमें स्पेशल नहीं। अब देखो आतपन क्या होता है, आतप, इंसुलेशन, सूर्यतप। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है ना, जैसे ये सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर तो इंसुलेशन के रूप में आती है, सूर्यतप के रूप में आती है। सूर्यतप, इंसुलेशन इसको कहते हैं। इनकमिंग बना दिया हमने, इनकमिंग, SO से सोलर, SOL से सोलर हो गया, ATION हमने रेडिएशन से ले लिया, ठीक है। ये तो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती ना, उनको हम सूर्यतप, मतलब सूर्यतप बोल देते हैं या इंसुलेशन बोल देते हैं। तो ये क्या होता है कि ये पृथ्वी की सतह पर अलग अलग होती है। जैसे ये मान लो पृथ्वी है, ठीक, ये आपका विषुवत रेखी या भूमध्य रेखी क्षेत्र है, ठीक, और ये ध्रुवों का क्षेत्र है। तो सूर्य की जो किरणें है ना, ये ज़्यादातर इन क्षेत्रों में ज़्यादा पड़ती है, यहाँ विषुवत रेखा से इन क्षेत्रों में। तो ये क्या होता है, सूर्य तप की मात्रा यहाँ ज़्यादा हमको प्राप्त होती है विषुवत रेखा के आसपास, यहाँ पर हमको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएगी, सूर्य तप की मात्रा कम होती चली जाएगी, ठीक, ये चीज़ है। तो सूर्य तप क्या है ये आपको जानना है। ये देखिए ये शब्दावलियाँ हैं, 6th क्लास में मैंने उन्हीं को मेन उठा करके आपको बता दिया। अब ये शब्दावलियाँ जब आप कोई अच्छी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होंगे, वैसे मैं बताऊंगा कि अगर आप 6 से लेकर 12 तक आप NCERT अच्छे से पढ़ लेते हो। मेरा एक दोस्त था, उसने कभी जो है टेक्स्ट बुक पढ़ी नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, 3 बार से 4 बार से इंटरव्यू दे रहा है। फाइनल ईश्वर की कृपा से उसका सिलेक्शन रुका हुआ किस वजह से, लेकिन वो अलग चीज़ है, लेकिन इंटरव्यू दे रहा है। लेकिन उसने कभी जो है, उसने ऑप्शनल तक के लिए जो है NCERT को ही प्रेफर किया। अगर एक आध बुक उसने चुपचाप पढ़ी हो तो अलग बात है, लेकिन मुझसे कहता है कि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है। उसने बताया मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, और मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी 12th क्लास की NCERT वगैरह को आधार बनाकर उत्तर लिखाता हूँ। तो मैंने कहा यार बड़ा, जो हमारे पास हो सकता है वो अब बुक्स वगैरह भी चुपचाप पढ़ता हो, लेकिन कभी बताया नहीं उसने। और उसका नेट JRF वगैरह में सिलेक्शन अब हो गया है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से लेकर 12 तक की NCERT आप अच्छे से पढ़ लो, तो फिर मैं नहीं मानता हूँ कि आपको कोई सिलेक्शन से रोक पाएगा।
ठीक है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं देखता हूँ साथ में, मेरे दोस्त वगैरह रहे, वो हर बार जब सेलेक्ट हुए ना, तो उसका एक कारण था कि उन्होंने एनसीईआरटी को बिल्कुल घूंट डाला। क्योंकि बेसिक चीज़ हमारे लिए, कोई बेसिक चीज़ क्या है, बेसिक चीज़ यही है। आप इन्हीं को नहीं जान रहे हो, आपने इन्हीं को नहीं पढ़ना, तो आप इसके बाद अब यूपीएससी, अब मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी ने क्या कर रखा है ना अपने आप को, जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इनके नोट्स जब आप तक आसानी से पहुंच रहे हैं टेलीग्राम के थ्रू और कोचिंग मंडियों के आसपास, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस यूपीएससी के जो मेंबर हैं, यूपीएससी के जो सदस्य हैं, उनके भी बहुत सारे क्लाइंट वहाँ घूम रहे होंगे और वो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज और नोट्स वगैरह को रख लेते हैं कि अच्छा इस इतनी इतनी फीस लेकर के आईएएस बना दोगे तुम, मैं अभी देखता हूँ कैसे बनाते हो तुम आईएएस। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। हालांकि मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी इच्छा है, आप ज्वाइन करिए न ज्वाइन करिए। मैं ये बता रहा हूँ कि जब चीज़ें आसानी से, ये समय जब सन 2016, 17, 18 के पहले, 2020 के पहले तक ये रहता था कि कोचिंग की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जब अब चीज़ें आसान हो गई हैं, आपको एनसीईआरटी समझाने वाला मिल गया है। हम लोगों के दौर में कोई समझाने वाला नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ता था, खुद से ही समझ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। फिर भी हम गूगल के ज़माने के थे तो गूगल कर ही लेते थे। ठीक है। तो अब क्या है, वायुदाब मैंने बताई दी, उच्च हाई प्रेशर और निम्न वायुदाब बताई दिया था मैंने, तो बार बार बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। अब ये देखिए, ये चीज़ें मैं बताने से थोड़ा सा बचूंगा, लेकिन ठीक है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि ये तापमापी क्या होता है, तापमान मापता है, इसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं। मेजर द टेम्परेचर, बुखार आता है तो थर्मोमीटर नापते हो ना आप। फिर वायुदाब मापी, इसको वायुदाब मापता है, इसको क्या कहते हैं, बैरोमीटर। मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ये देखिए, ये शब्दावली है, ये याद कर लेना बिल्कुल। ठीक है। वर्षा मापी, वर्षा की मात्रा को मापता है, मैंने इसीलिए इंग्लिश भी लगा दी है। जहाँ मुझे समझ में आ रहा था कि मैं एक्सपीरियंस जो मेरे पास है वो एक्सपीरियंस मैं आपको देना चाहूँगा। ठीक है। आपने एक्सपीरियंस सीख लिया तो यूपीएससी क्वालिफाई कर जाओगे। फिर रेन गेज बोलते हैं इसको, रेन गेज बोलते हैं, रेन गेज। ठीक। मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है। फिर वात दिग्दर्शी, पवन की दिशा को दर्शाता है। पवन की दिशा में ये देखिए, पहले लगे होते थे, अब तो जरूरत ही नहीं पड़ती। विंड वेन शोज द डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है। तो वेदर इंस्ट्रूमेंट, मौसम से की जानकारी के लिए यंत्र। ठीक है। तो ये इंग्लिश को भी जानना है हमें और हिंदी को। ये शब्दावलियाँ जो है पीटी में बहुत ज़्यादा आपको सहायता देती है। ठीक है। अब पवन के बारे में, पवन क्या होती है, जो वायु, जो जैसे ये यहाँ पर लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो वायु चलती है ना, तो ये जो चल रही है वायु, इसी को हम पवन बोल देते हैं। ठीक है। समझ गए पवन के बारे में। ठीक। अब यहाँ पवन और वायु में अंतर क्या है, मैंने यही बताया कि ठहरी हुई वायु है, जैसे ये वायु है, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ वायु अभी ठहरी है। जैसे ही लो प्रेशर और क्रिएट होगा टेम्परेचर, तो वायु हल्की होगी और ऊपर उठ जाएगी समांतरण के रूप, तो हाई प्रेशर उसका स्थान लेंगे। तो जो चलती हुई वायु होगी, गति कर रही है, तो उसको हम पवन बोल देंगे, पवन। और जो ठहरी होगी उसको हम क्या कह देंगे, वायु कह देंगे। ठीक है। अब देखिए, पवनें क्या होती हैं, स्थायी पवनें। स्थायी पवनें का मतलब ये वर्ष भर एक ही दिशा में अपना चलती रहती है, उनको स्थायी पवन कहते हैं। यहाँ पवन पहले पढ़ लेते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। देखिए, जहाँ से पवन चलती हैं, जहाँ से पवन को ओरिजिन हो रहा है, यहाँ से चल रही, तो उनको हम पश्चिमी पवनें उनकी दिशा के आधार पर बोलते हैं। जैसे मैं, ये पृथ्वी है। ठीक। ये आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, ये आपका जो है 30 अंश, ये 30 अंश, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया, इसको हम उष्ण बोल देंगे। ठीक। फिर इसके ऊपर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय। अब मैं उपोष्ण नहीं बताऊंगा कि उष्ण के थोड़ा सा ऊपर 45 डिग्री तक उपोष्ण मिलेगा, फिर यहाँ। ठीक है। तो ये क्या होगी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। फिर ऊपर क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंधीय, फिर आपके शीत कटिबंधीय। अब क्या हो, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है उसमें जो हवाएं चलती हैं, ऐसे चलती हैं दक्षिण से पश्चिम की ओर। ठीक है। जो भूमध्य रेखा से नीचे की ओर, मैं इसको चित्र को फिर से ऊपर से बना के बताता हूँ। सॉरी, मैं यहीं पर लगा ही हुआ है, इसको दिखा देता हूँ। पहले इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद उस पर जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, तब ये वायुदाब भी नहीं है, वहाँ पर हाई प्रेशर भी नहीं है वायु का। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त सरिकाएं फट जाएंगी, जिससे अब जैसे मैं एक व्यक्ति, जैसे तुम एक हो। ठीक है।
तो वायु चारों तरफ से तुम्हारे शरीर पे लग रही है, इधर से भी लग रही है, इधर से भी लग रही है, सब जगह से। तो क्या हो रहा है, एक वायु तुमको जो है वायु दाब बना रहा है, एक प्रेशर तुम्हारे ऊपर क्रिएट कर रहा है। तो उससे क्या है कि एक तुम नेचर में हो तो नेचुरल रूप से आप संतुलित हो। अब देखिए जहाँ पर वायुमंडल नहीं है वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा, तो जो आपको प्रेशर से आपकी बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, रक्त शिराएँ दबी हुई हैं, अच्छे से आपको परिसंचरण कर रही हैं। जैसे आपको एटमॉस्फेयर से अलग हटा दिया गया, आपको चांद पे भेज दिया, वहाँ तो एटमॉस्फेयर नहीं है। जब वहाँ नहीं होगा ऐसा तो क्या होगा कि आपकी रक्त शिराएँ जो नसें हैं वगैरह जो क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर कुल मिला के बता रहा है कि रक्त से मतलब वायुदाब का कितना महत्व है हमारे। अब देखो स्थायी पवनें क्या होती है, स्थायी पवनें यहीं पर मैं बता देता हूँ इसको। देखिए ये जो पवनें होती हैं, अब ये देखिए यहाँ तक का क्षेत्र जो है मकर रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है। इसके बीच का क्षेत्र क्या होता है, इसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, एक तरह मोटा मोटा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर हवाएं क्या होती है, जैसे नॉर्थ से, अब ये क्या होता है दक्षिण है, यहाँ पर आपको यहाँ पता ही होगा, ये आपका दक्षिण है, ये उत्तर है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, नीचे दक्षिण है, ये पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक, इधर आपकी उत्तर से पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर जा रही है, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर से पश्चिम की ओर, तो इसका उत्तर से पश्चिम की ओर, यहाँ दक्षिण से पश्चिम की ओर, तो एक ही दिशा में चल रही ना, तो इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रेड विंड बोलते हैं। ठीक है, व्यापारिक पवनें। तो विषुवत रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र, इसको डोल्ड्रम भी बोला जाता है। इसी को हम ITCZ की संख्या में भी, ITCZ मैं आगे बताऊंगा कि ITCZ बदलता भी रहता है तापमान की वजह से। ठंड में नीचे खिसक जाता है मकर रेखा की तरफ हमारे भारतीय मौसम के हिसाब से, और गर्मियों में ऊपर आ जाता है। ठीक, तो उत्तरी, अब देखिए उत्तरी सन्मार्गी पवनें हैं, दक्षिणी जिसको हम ट्रेड विंड, ये साल भर एक ही दिशा में ऐसे चलती रहती है। ठीक है, अब क्या होता है कि पछुआ पवनें किनको कहते हैं, अब देखिए ये जैसे आप 30 डिग्री से ऊपर की ओर जाओगे तो यहाँ से हवाएं जो है दक्षिण से पूर्व की ओर चलती हैं, तो पश्चिम से चल रही ना, पश्चिम की तरफ से, इसको हम पछुआ या पश्चिमी पवनें बोल देते हैं। ठीक है, फिर उपध्रुवी निम्न वायुदाब, बीच में क्या होगा, लो प्रेशर का भी जोन होता है, वो बाद की बात है, जब मैं स्पेशल सेशन लेंगे तब बताऊंगा। फिर ध्रुवी पूर्वी पवनें, ठीक है, ध्रुव की तरफ से चलने वाली, इधर से चलने वाली, तो ये साल भर एक ही दिशा में चलती रहती है, इसलिए इनको स्थायी पवनें बोलते हैं। कुल मिला के बात ये, वायुदाब पेटियाँ हैं। निम्न वायुदाब उपध्रुवीय क्षेत्र जो आपको, जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच का क्षेत्र है, इनको निम्न वायुदाब क्षेत्र बोलते हैं, हर जगह मिलेगा आपको। फिर यहाँ का उपोष्णकटिबंधीय, उपोष्ण मतलब उष्ण, ये आपका उष्ण क्षेत्र है, इसके ऊपर का थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी, तो दोनों को मिला करके ये आपका उपोष्ण। उष्ण माने क्या होता है, गंध, क्या होता है, गर्मी होती है, गर्म वाला क्षेत्र, हॉट हीट क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर ये मौसम समझाना था, सॉरी स्थायी पवनें। फिर मौसमी पवनें, मौसमी पवनें के मतलब यकायक मौसम में परिवर्तन हुआ, मौसमी पवनें अचानक जैसे गाँव में हवा चलने लगी, अरे यार आज का मौसम बड़ा ठंडा है, ठंडी हवा चले, इसका मतलब बगल वाले गांव में या कहीं आसपास बारिश हुई है। गर्मी हवा चले, लू वगैरह। ठीक है, लू तो हम खैर इसी में रखेंगे स्थानीय पवन में। मौसमी पवनों के मौसम में परिवर्तन कर रहे जो पवनें चलती हैं तो उनको मौसमी। स्थानीय पवनें जैसे लू वगैरह चल गई, गर्मियों में आप देखते हो उत्तर भारत में जो आसपास का पाकिस्तान और भारत का अपना क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में होने वाली जो हीट गर्म हवा चलती है ना, शुष्क हवा होती है। शुष्क हवा क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी भयंकर है, 40, 45, 46, 50 डिग्री तक सेल्सियस बढ़ जाता है तापमान। अब तो 48 डिग्री तो नॉर्मल है। ठीक है, इतना टेम्परेचर बढ़ा तो वायु क्या होगी, आसपास की वायु से गर्म हो गई, और गर्म होकर के ऊपर उठती है। ठीक है, तो अगल बगल भी जाएगी, ठंडी हवा जब आएगी वो भी गर्म हो जाती है, तो ठंडी हवा, तो ये क्या हो रहा है, स्थानीय प्रभाव हो रहा है, तो ये स्थानीय पवनें होगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब देखिए ये सब अभी जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने अलग से लगाया है। ठीक है, ये ध्रुवीय मैंने केवल पवन को बताया, आप व्यापारिक पवनें साल भर ऐसे चलती रहती। ये देखिए, और ये बीच का जो कुछ क्षेत्र है ना, तो ये डोल्ड्रम, इसको 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक का बीच का क्षेत्र होता है ना, ये निम्न वायुदाब होता है। यहाँ लो प्रेशर बना ही रहता है, हवाएं ऊपर उठती हैं और पलट जाती हैं, इधर कुछ इधर चली जाती हैं, कुछ इधर चली जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है निम्न वायुदाब, ये हर जगह मिलेगा। जैसे यहाँ बीच में यहाँ मिलेगा 23 से 35 के बीच का उष्णकटिबंधीय, इसको उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब पेटी मिलेगी। यहाँ पर निम्न वायुदाब मिल रही है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, तापमान ज़्यादा आ रहा है, तापमान ज़्यादा मतलब टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब। यहाँ पर क्या है
कि हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पर सूर्य की किरणें उतनी पड़ती नहीं, तो हाई प्रेशर की वजह से उच्च वायुदाब पेटी मिलती है। यहीं पर क्या होता है कि बाहर की जैसे वायुमंडल से नीचे की ओर हवाएं आती है। ये मान लो आसमान है, यहाँ से वायु नीचे गिरती, तो ये हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर होता है ऊपर, यहाँ हाई प्रेशर हो गया। अब हाई प्रेशर से हवाएं इधर आती हैं, कुछ उधर चली जाती हैं, यहाँ पर भी निम्न वायुदाब क्षेत्र बनना है तो निम्न वायु इधर भी चली जाएंगी, कुछ इधर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से एक चक्र बनता है, सेल्स बनती है, सेल। ये सेल की बाद में मैं चर्चा करूंगा, कौन कौन सी पोलर सेल बनती हैं और भी अलग अलग सी सेल बनती है, तो उनकी चर्चा स्पेशल जब सेशन, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी तक ही हमको रखना है, क्लास का टाइम भी देखना है। ठीक है, अब देखिए ये चक्रवात प्राकृतिक आवेश, उड़ीसा में 1999 में चक्रवात आया था, तो उससे जो है उड़ीसा के बहुत सारी जगहों पर, उड़ीसा राज्य को बहुत सारा प्रभावित किया था, तो उसके बारे में है चर्चा। ये घटना शायद मैंने लगा रखी कि नहीं लगा रखी, उसकी चर्चा यहाँ पर, वो एक तरीके से प्रैक्टिकल था तो उसको मैंने चित्र यहाँ पर नहीं लगाया उसका। ठीक है, अब क्या कह रहे थे, ये चक्रवात आया था, हम चक्रवात को समझेंगे स्पेशल सेशन लेके। जैसे ये टॉपिक है स्पेशल वाले हैं कि जब आगे, एक तो पहली बात तो जब आगे की क्लासों में पढ़ोगे तो ये मिलेंगे ही आपको, अगर नहीं मिलते तो मैं अलग से सेशन लेके कोर्स आपका कंप्लीट करा दूंगा। मैं कोर्स आप इस चीज़ का मैं जो है आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, कि आपको जो है इसी एनसीईआरटी से, अभी मैं देखिए वन नेशन वन इलेक्शन पढ़ाने वाला था, अब यूपीएससी में सेकंड पेपर में आ गया क्वेश्चन। मैं बहुत सारी चीज़ें, अब देखिए दरअसल समय का अभाव हो जाता है, मुझे खुद भी अपनी प्रिपरेशन करनी होती। ठीक, तो उड़ीसा में 1999 में आया चक्रवात की घटना है। ठीक, अब आर्द्रता क्या होती है, मैंने वही बताया ना कि जब ये सतह है, यहाँ सूर्य की किरणें आ रही हैं, ठीक है, ये यहाँ पर जो है जल है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इसका हाई हो रहा है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो ये जल जो है जलवाष्प में तब्दील होगा। जब जलवाष्प क्या होगी, वायु में मिल जाएगी वायु से, तो ये इसी वायु को क्या कह देंगे, आर्द्रता। तो जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी भी समय का मतलब वायु में, जैसे आपने कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो क्षेत्र है, इसमें उपस्थित वायु में जो आर्द्रता होती है उसी को हम आर्द्रता बोल देते हैं। अब कहीं आर्द्रता कम होती है, कहीं का ज़्यादा होती है, तो वो जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको आर्द्रता ज़्यादा मिलेगी वायु में, और ऊपर के शीतोष्णकटिबंधीय शीतकटिबंधीय क्षेत्रों में आप जाते जाओगे तो आर्द्रता आपको कम मिलेगी। ठीक है, तो जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है, वो मैंने सब बताया। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह था। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं वायु में तैर नहीं सकी, तो ये देखिए एनसीईआरटी की भाषा, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे कि ये जल है, ठीक है, ये महाद्वीप है, ये महासागर है, ठीक है, ऐसे बताता हूँ। अब क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक, टेम्परेचर बढ़ने के साथ यहाँ का टेम्परेचर जो है, सूर्य की किरणें पड़ रही, टेम्परेचर यहाँ का बढ़ रहा है। ठीक, यहाँ का भी बढ़ रहा होगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ का टेम्परेचर जब बढ़ेगा ऊपर, तो ये जो जल है ये क्या होगा, जलवाष्प में तब्दील होगा। जलवाष्प में तब्दील होगा, फिर संवहन तरंग के रूप में ऊपर रहेगा। ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा तो ये वायु जो है संघनित होने लगेगी। संघनित होगी तो क्या होगा, फिर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण लग रहा है उसके कारण ये संघनित बादल बारिश के रूप में नीचे आएंगे। ठीक है, तो इसी को जो है संवहन तरंग के रूप में जो जल गया ऊपर, फिर बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। तो ये चीज़ें, ठीक है, वही चीज़ यहाँ समझा रहा है। ये प्राकृतिक घटना चक्रवात है, चक्रवात मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा वैसी जो सिंपल, जैसे ये जलवाष्प जल है, ये आपका समुद्र, मान लो जल ऊपर गया और यहाँ पर बादल बना और यहीं पानी बरस गया। पर्वतीय वर्षा, मान लो ये जैसे ये क्षेत्र जल का क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये मैं बताता हूँ। जैसे ये जल का क्षेत्र है, ठीक है, ये आपकी पर्वत है, ठीक है, पर्वत संरचना है, ठीक है, ये आपकी पर्वत संरचना है। ये अब क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर जल है, आपने क्या किया कि यहाँ पर तापमान गर्म हुआ, जलवाष्प बना। अब क्या हुआ, पवन जो हवा चल रही है वो इस जल को अंदर इधर ले जाती है पर्वतों की तरफ। पवन अभिमुखी क्षेत्र, देखिए ये पर्वत का जो है, ये अगर पर्वत है, ठीक, तो ये पर्वत अभिमुखी क्षेत्र होता है, ये आपका विमुखी क्षेत्र होता है। ये पर्वत अभिमुखी क्षेत्र होता है, अभिमुखी, ये शब्द याद कर लेना। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पर जल क्या हुआ, जलवाष्प में तब्दील हुआ,
और जैसे जैसे ये जलवाष्प में तब्दील होगा, पवन इसको, इस बादल को यहाँ से उठाते हुए ले जाएगा। तो ये बादल जाके किस पे, पहाड़ों से, पर्वतों से टकराएगा, टकरा करके यहाँ बारिश करा देगा। तो इसको हम पर्वतीय वर्षा बोलेंगे। अब यहाँ तो खूब बारिश कराएगा, लेकिन इसके पीछे यहाँ पर, यहाँ का क्षेत्र क्या होगा, बारिश नहीं होगी। इसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, वृष्टि छाया क्षेत्र बोलेंगे। ये आपका, ये पर्वत है। अब यहाँ से टकराया, यहाँ बारिश हुई, लेकिन इसके पीछे बारिश नहीं हुई ना। पवन अब पर्वत अब विमुखी क्षेत्र में, विमुखी, ठीक है, विमुखी क्षेत्र में बारिश नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ तो खूब बारिश होती है, यहाँ 400 मीटर तक की, 500 मीटर तक की। जैसे पश्चिमी घाट का क्षेत्र सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट मान लो ये आपका है, ये पश्चिमी घाट है। अब यहाँ पर जो हमारी भारत की मौसम है वो मानसूनी वर्षा होती है भारत में। तो यहाँ से क्या दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है। तो जैसे पश्चिमी घाट में टकराएगा तो यहाँ पर्वत है, तो पर्वत के अभिमुखी क्षेत्र से टकराएगा, खूब बारिश कराएगा। लेकिन इसके पीछे सूखा जैसे स्थिति बन जाएगी तो मरुस्थलीय क्षेत्र भी बोल देते हैं। तो मैंने पहले भी क्लास में बताया। तो ये पीछे क्या वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है, तो इसको हम पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। फिर चक्रवाती वर्षा क्या होती है, जैसे ये समुद्र है, ठीक है, ये आपका समुद्र है, ठीक है, ये आपका, ये समुद्र है, ये समुद्र है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, गर्म क्षेत्र, मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ से नमी लेगा, और यहाँ क्या हो रहा है, ठंडा क्षेत्र है, ये मान लो आसपास का, ये महाद्वीपीय वाला। अब क्या होता है, यहाँ से पवन निकल के गई, अब यहाँ का टेम्परेचर क्या है, ठंडा है, यहाँ का कहते हैं गर्म है। अब ये पवन यहाँ से जाके यहाँ ठंडे और गर्म वाले क्षेत्रों में जब टकराएगी तो यहाँ फ्रंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्षा होगी तो चक्रवात के साथ वर्षा हो रही ना, तो इसको चक्रवाती वर्षा बोलेंगे। आगे और भी पढ़ेंगे तो इसको समझो। यहाँ पर देखिए चित्र भी बना हुआ है, मैंने लगा दिया था, एनसीईआरटी में था। देखिए चक्रवाती वर्षा कैसी हो रही है, ठंडी वायु और गर्म वायु। अब देखिए गर्म वायु क्या होती है, आर्द्रता बादल के साथ होगी, और यहाँ ठंडी वायु है, इसमें कोई कुछ भी नहीं, लेकिन आपस में टकराएगी तो तड़ित झंझावट, मतलब आवाज़ के साथ में बारिश होगी, ठीक। फिर यहाँ पर्वतीय वर्षा होगी, पर्वत से जैसे मैंने बताया आर्द्र वायु लेकर के जाएगी, पर्वत अभिमुखी, ये अभिमुखी क्षेत्र है, ये आपका विमुखी क्षेत्र है, विमुखी, ये आपका अभिमुखी क्षेत्र है, अभिमुखी, ठीक। यहाँ पर बारिश खूब ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर इसके बाद ये संवहनी तरंग के रूप में, यहाँ पानी गर्म हुआ, ये ऐसे उठा और यहाँ आसपास के क्षेत्रों में बारिश करा दी, तो इसको संवहनी तरंग के रूप में। अब देखिए एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, बिल्कुल सही है। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन चली जाती है, बिल्कुल सही है। पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को वायुमंडल से पूरा करते हैं, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं करते। यहाँ पर एक शब्द लिखा था, वायुमंडल से सीधे पूरा करते हैं, सीधे, छूट गया था, तो सीधे पूरा नहीं करते। वायुमंडल से गैसों को, वायुमंडल से जो है मिट्टी नाइट्रोजन ले लेती है, और मिट्टी में जो मौजूद कुछ माइक्रोबीट्स होते हैं, माइक्रो जो है जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी नाइट्रोजन को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। फिर उस टूटे हुए पार्ट को जो पौधा होता है वो क्या कर लेता है, ले लेता है, ठीक है। तो ये होता है। तो इस तरह से ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी दो सही हो जाएंगे। तो इस तरह से एक दो सही, ठीक है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही, आरोही, आरोही मतलब चढ़ते हुए क्रम में, अवरोही मतलब उतरते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा पहले क्या पाई जाएगी, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, हीलियम नहीं है, आर्गन है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन नहीं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो सी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका मौसम से संबंधित सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि, वायुमंडल किस परत में होता है, तो आपको पता ही है, क्षोभ मंडल। अगला चलते हैं, समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। सत्य, ये जरूर आप याद रखना। ऐसे क्षोभ मंडल को ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग। तो क्षोभ मंडल, जैसे ये क्षोभ मंडल है तो इसके ऊपर समताप मंडल होगा। पृथ्वी की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर समताप मंडल। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, मतलब यहाँ पर बादल और मौसम जैसी घटनाएं नहीं बनती। कभी कभी क्या होता है, कुछ बादल यहाँ पर इसकी सीमा पे आ जाते हैं, तो वो अपवाद है, उस पर न दे। देखिए अपवादों से हमको बचना है, सीधे सीधे याद रखना है चीज़ों को। अपवाद में अगर उलझ गए तो समझ लीजिए फिर
क्वेश्चन बहुत गलत होंगे। ठीक है, तो वेरी सिंपल जो जानकारी, सिर्फ सामान्य अध्ययन है, सिर्फ सामान्य अध्ययन। इस चीज को हमेशा याद रखना तैयारी के दौरान। ठीक है, ओजोन गैस की परत समताप मंडल में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। क्षोभ मंडल को ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, बिल्कुल सही है। अब ये ओजोन परत। ठीक है, आगे देखते हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? आपको पता ही होगा, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल है, समताप मंडल है। ठीक है, फिर क्या होता है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल किस परत में प्रवेश करते हैं? तो आपको मध्य मंडल, हमने मेजोस्फीयर बताया था। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाह्य वायुमंडल, आयन मंडल जिसको कहते हैं, में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। ठीक है, ये हमने देखो पढ़ा नहीं है। ठीक है, रेडियो संचार के लिए बाह्य वायुमंडल परत का ही उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो हमारी जैसे ये क्षोभ मंडल है, फिर इसके ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर बाह्य मंडल, इसी को आयन मंडल कहते हैं। फिर इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? बहिर्मंडल। ठीक है, बाहर का मंडल। तो ये जो बाह्य मंडल है, इस पर क्या होता है कि रेडियो तरंगे वगैरह मौजूद होती है, इसलिए यहाँ पर जो है रेडियो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करी जाती है। तो पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे छोड़ी जाती है, फिर वो परावर्तित होकर पृथ्वी में प्रवेश करती है। तो उससे हमें बहुत सारी रेडियो वगैरह तरंगे से जो है रेडिएशन से बहुत सारे जो इक्विपमेंट होते हैं वो चलते हैं, वाद्य यंत्र वगैरह। ठीक है, तो रेडियो संचार के बाह्य वायुमंडल परत का ही उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। और वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, ये भी सही है। तो इस तरह से दोनों सही हो जाएगा। देख लीजिएगा ये, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं इसको अलग से करा दूंगा। वैसे क्या है कि जैसे ये क्षोभ मंडल है। ठीक है, ये क्षोभ मंडल है, क्लास टाइम ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा बच रहा हूँ। क्षोभ मंडल है, फिर इसके ऊपर समताप मंडल है, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, मध्य मंडल के वायुमंडल, वायुमंडल को। तो क्या होता है, यहाँ जो है टेम्परेचर क्या होता है, ऊपर जाने के साथ घटता है। फिर यहाँ समताप मंडल में क्या होगा, ऊपर जाने के साथ घटेगा, मतलब बढ़ेगा तापमान। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर मान लो, यहाँ क्या है, टेम्परेचर कम है, सॉरी ज़्यादा है। यहाँ टेम्परेचर क्या ज़्यादा है, टेम्परेचर क्या ज़्यादा है। यहाँ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर यहाँ से जैसे टेम्परेचर ऊपर बढ़ोगे तो यहाँ टेम्परेचर फिर आपको ज़्यादा मिलेगा। फिर इस मध्य मंडल में क्या होगा, टेम्परेचर फिर आपको ऊपर जाते समय कम मिलेगा। ठीक है, फिर आपको वायुमंडल में क्या हो रहा है, कम से ज़्यादा की ओर जो रहा है। तो यही तो बोल रहा है, वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। तो वायुमंडल, फिर ऊपर जाओगे तो ऊपर वाले को ज़्यादा हम लोग रखते नहीं, तो आपको समझ में आ गया। ये आपका कौन सा क्षेत्र है, ये क्षोभ मंडल है। ठीक, ये आपका समताप मंडल है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्त। फिर आपका मध्य मंडल है, ये आपका वायुमंडल है। ठीक, तो क्या हो रहा है कि यहाँ जो सतह है, पृथ्वी की ये सतह है, पृथ्वी की सतह में टेम्परेचर अधिक है। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई के साथ जाओगे क्षोभ मंडल में तो टेम्परेचर घटता जाता है। लेकिन जैसे समताप मंडल में आओगे तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो ऊंचाई के साथ टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, फिर मध्य मंडल में आओगे तो ऊंचाई के साथ टेम्परेचर घटेगा। सेम यही कंडीशन यहाँ पर, कहाँ पर, क्षोभ मंडल में। फिर यही समताप मंडल वाली कंडीशन यहाँ आ जाएगी, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। वही कंडीशन यहाँ बोल रहा है। तो इस तरह से ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। मैं थोड़ा बच रहा था, मैंने कहा कि क्लास लंबी हो रही तो कभी बता दूंगा, लेकिन चलिए कोई नहीं, क्लास लंबी हो रही तो क्या हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट और अगर इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट में अगर अच्छे दे रहा हूँ और PYQs और सिलेबस को लिंक करके पढ़ा रहा हूँ, तो फिर बच्चों आपको समझना चाहिए कि थोड़ा टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे उठ के मैं चला आया, एनालिसिस करके पढ़ा रहा हूँ, तो इस चीज़ का महत्व समझिए। ठीक है, ये सत्य कथन सबसे पहले मेरा, देखिए मेरे जब भी मैं एग्जाम देता हूँ तो मेरा दिमाग इसी पे जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है सत्य। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन सूर्य तप कहलाती है। जैसे ये पृथ्वी रोक कैसे लेती है, और ये मैं थोड़ा सा पेन मोटा ले लेता हूँ। ये आपकी ये सतह है, ठीक, पृथ्वी की सतह। अब क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें ना शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन। अब क्या होता है कि जब ये गर्मी यहाँ पर हीट जो है यहाँ पर स्थिर हो गई, फिर जब सूर्य जब यहाँ से चला जाता है तो क्या होता है कि ठंडा वायुमंडल जो है हमारा क्षोभ मंडल वगैरह ठंडा होने लगता है। तो ये किरणें जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में बाहर जाती हैं ऐसे करके। ठीक, तो क्या होता है यहाँ पर बादल होते हैं, तो ये क्या होता है कि पृथ्वी जो है इनको बादल क्या होकर वापस ऊपर से इनसे क्रॉस करके नहीं जा पाते हैं लॉन्ग वेव, क्योंकि लॉन्ग वेव रेडिएशन है।
तो ये क्या, इनकी तीव्रता कम होती है। एसबीएफ रेडिएशन की तीव्रता अधिक होती है, इसकी तीव्रता कम होती है, तो ये क्या होता है, पलट के पृथ्वी पर आ जाती है। तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आपतन सूर्य ताप कहलाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि रुक रहा है ना, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन आकर के यहाँ क्या रुक रहा है, 2-4-5 घंटे तो रहता ही है। जब सूर्य खिसक करके किसी और जगह चला जाता है, पृथ्वी घूम जाती है, तो फिर क्या होता है, ठंडा हो जाता है वो। सूर्य तप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान होती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्रुवों पर अलग है तापमान नीचे, तो इसी को तापमान क्या होता है कि जैसे ये पृथ्वी है तो ध्रुव हो गए, ये सूर्य हो गया, तो सूर्य की किरणें ध्रुवों पर तिरछी पड़ती हैं, तो इससे यहाँ पर ऊर्जा कम प्राप्त होती है, हीट कम प्राप्त होती है, यहाँ ज़्यादा प्राप्त होती है। तो मेरे हिसाब से केवल एक सही होगा, दूसरा गलत होगा। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन दोस्तों कोई नहीं कराएगा, ठीक है, इतना रुक करके मैं करा रहा हूँ, तो ये पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतने महत्वपूर्ण है कि इन एनसीईआरटी क्वेश्चनों को अगर आप मैं लगवा दूंगा, मैं सारे लगवा दूंगा, तो आप समझ लीजिए एक टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास टेस्ट सीरीज तैयार हो जाएगी। पीटी के ही एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन डायरेक्ट फंस रहे हैं, चाहे आप मेंस में देख लीजिए, मैं अभी मेंस का भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस महत्व को आप समझिए। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। क्षैतिज वितरण, ठीक है, इसको हम रोक देते हैं। देखिए ये अच्छा सवाल है, इसको मैं इंपॉर्टेंट सवाल बोलूँगा, यूपीएससी पूछ सकता है इस तरह से। निम्न दाब लो प्रेशर वाला क्षेत्र बादल युक्त आकाश में नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। बिल्कुल सही है, जैसे लो प्रेशर होगा तो वायु क्या होगी, जलवाष्प बनेगा, जलवाष्प के द्वारा वहाँ पर बादल का निर्माण होगा। ठीक, फिर उच्च वायु दाब के कारण स्पष्ट स्वच्छ बादल, वहाँ बादल बनेंगे नहीं तो स्वच्छ बादल होगा। वायु सदैव उच्च दाब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करती है। बिल्कुल सही है, यहाँ सत्य कह रहा है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के आधार पर, क्षैतिज वितरण का मतलब यहाँ पर ये मान लीजिए है तथा यहाँ पर ताप ज़्यादा पड़ रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ वायु गर्म होगी, तो यहाँ का मौसम कैसा होगा, गर्मी टाइप का होगा। यहाँ पर ध्रुव, मान लो ये ध्रुव का क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान क्या हो रहा है, कम है, तो यहाँ पर मौसम जलवायु की स्थिति अलग होगी। तो वह कह रहा वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। ताप के द्वारा तो प्रभावित हो ही रहा, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ का अलग है, यहाँ टेम्परेचर कम है तो यहाँ का अलग है, तो मेरे हिसाब से सभी होंगे। अब क्या होता है कि ये देखिए ये प्रश्न है, वर्ष भर युग में सुमेलित कीजिए। वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन को स्थानीय पवन नहीं स्थायी पवन बोलते हैं। देखिए मैं तुरंत देखते, खैर मैं पहले से भी पढ़ चुका हूँ इन क्वेश्चनों को, लेकिन उत्तर नहीं कि डायरेक्ट उत्तर पढ़ के मैं समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो इससे समझ लीजिए। विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवन को मौसमी, देखिए ऋतु के अनुसार बदल जाती है। गर्मी हुई तो अलग हवाएं चलने लगी, ठंडी में शीत ऋतु चलने लगी, और गर्मी में गर्म ऋतु लू के रूप में चलने लगी। किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी समय में चलने वाली पवन को स्थायी नहीं स्थानीय पवन बोलते। तो इसका ये स्थानीय पवन यहाँ लगेगा, इसका वो मिलेगा, तो ये इसको स्थानीय पवन बोलेंगे। तो इस चीज़ को जो है याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बना देता है। तो इस तरह से केवल एक सही होगा, दो गलत हो जाएंगे। सत्य कह रहा है ना, सत्य कह, सुमेलित कह रहा है। अब ये क्वेश्चन है, इसको देखिए। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती जाती है। जलवाष्प जैसे जैसे जो है वायु क्या होगी, गर्म होगी, तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, आपको पता ही होगा। फिर मेंस का प्रश्न है ये। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं केवल बताऊँगा कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है, कि यूपीएससी 2022 में प्रश्न पूछ रहा है, 2022, ठीक है, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। क्षोभमंडल वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है, ठीक है, आपको फिर जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, ठीक। अब इसके बारे में आराम से आप क्वेश्चन को, जितनी एनसीईआरटी मैंने 7th क्लास की 4th चैप्टर से, 7th क्लास की 4th चैप्टर से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले कारणों को लिख करके आराम से क्वेश्चन लिख सकते हो, तो इसलिए ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक। फिर आपका जो है संताप मंडल, ये यूपीएससी 2011 का प्रश्न है, यूपीएससी 2011 पीटी का प्रश्न है, और बढ़िया प्रश्न है। ये यूपीएससी रिपीट करके भी पूछ सकता है, डायरेक्ट रिपीट तो नहीं करता यूपीएससी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको परिवर्तित करके यूपीएससी फिर से पूछ लेता है। हो सकता है प्रश्न को उत्तर आंसर में रख दे और आंसर को प्रश्न में रख दे, इस तरह से घुमाता है प्रश्न यूपीएससी, ठीक है। तो संताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी से और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये देखिए जो चीज़ आपको पता है वो यहाँ पर लिख सकता है। संताप मंडल, मान लीजिए ये क्षोभ मंडल है, ये आपकी सतह है पृथ्वी की, ये आपकी क्षोभ मंडल है, ठीक, ये आपका समताप मंडल। तो ये समताप मंडल की जो सीमा होती है ना, इसके नीचे का क्षेत्र बोल रहा है। समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता से यहाँ पर आसानी से उड़ सकते हैं, क्योंकि बादल वादल नहीं होते तो आराम से
तो 57 के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते, बिल्कुल सही है। 57 के निचले भाग में ऊर्ध्व पवनें भी नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। अब यूपीएससी का एक प्रश्न मैं आपको छोड़ दूँ, ये कर लोगे कि नहीं छोड़ूं, कमेंट में बताना। सोच रहा छोड़ दूँ यार। समतल पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है। पहली बात, क्योंकि तापमान में मतलब तापमान जो है जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाओगे तापमान क्या होगा, घटेगा। क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, केवल। अब ये प्रश्न मैं कराऊँ कि नहीं कराऊँ, देखिए आदर्ता ऊपरी वायु में आर्द्रता अधिक होती है। ऊपरी वायु में आर्द्रता अधिक क्या होती है कि नीचे से ले जाते हैं ना आर्द्रता, इसलिए अधिक होती है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। मॉलिक्यूल्स मैंने बताया कि जो सतह होती है वहाँ पर मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं एयर के। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वायु फैलती जाएगी, दूर दूर हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो 1 2 जिसमें तीसरा ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? पृथ्वी वायुमंडल की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म होती है। ऊपर की ओर गर्मी नहीं होती, ठंडी भी तो होती है। जैसे जैसे आप सीमा में जाओ, क्षोभ मंडल में क्या होता है, ये सतह है, तो ये ऊपर की ओर पहले तो यहीं से ये गलत हो गया। आपको ऊपर के जानो चाहे ना जानो, तो ऊपर के आप तो पता ही होगा कि सतह से आप ऊपर की ओर क्षोभ मंडल में जाओगे तो नीचे से क्या होगी, ये ठंडी होती जाएगी। तो गर्म हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो यहाँ से आप जाओगे तो गर्म होगी, फिर ऊपर जाओगे तो ठंडी होगी, फिर ऊपर जाओगे तो गर्म होगी। तो ये चक्र चलता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये 1 गलत हो जाएगा, 2 सही हो जाएंगे। इस तरह से ये 2 3, ठीक है। तो ये प्रश्न इस तरह से आप तैयारी करोगे मित्रों तो बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी। इस तरह से एनसीईआरटी कोई मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब में किसी ने पढ़ाया होगा। अब मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर इस सीरीज़ को आपने अच्छे से कर लिया तो यूपीएससी में बहुत अच्छी स्थिति में आप प्री और मेंस की तैयारी कर लोगे। मैं इस चीज़ को ठोक करके बोल रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।